जिस जिस पर यह समाज हँसा है, उसने ही इतिहास रचा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे सदस्य जुड़े हैं, एक ऐसे प्रेरणा स्रोत जुड़े हैं, जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और बहुत कुछ नया करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए सीतामढ़ी से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय गौतम जी का। गौतम जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। बहुत बहुत धन्यवाद कि भावनाओं का सकल संसार लेकर आ गए। आपने हमको दिया वो प्यार लेकर आ गए। तो मुझे अकिंचन मात्र के तो आप सब आधार है। आपके आधार का विस्तार लेकर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीतामढ़ी से कवि और शिक्षक गौतम कुमार बादशाह इस कार्यक्रम में जो मुस्कान केसरी जी द्वारा और उनके पब्लिकेशन एमएस केसरी पब्लिकेशन के द्वारा शुरू किया गया है, इस साक्षात्कार में मैं आप सभी दर्शकों का, मुस्कान जी के सभी दर्शकों का और मेरे भी यदि कुछ दर्शक देख रहे हैं तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं मुस्कान जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत ही शानदार आदरणीय, जिस तरह से आपने अपने परिचय से पहले जो पंक्तियां रखी, वो तो हमारे तमाम श्रोताओं के दिलों को छू गई होंगी। और बिल्कुल जैसा आपने बहुत बहुत बताया शुक्रिया। कि आप शिक्षक और कवि भी हैं, तो पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि आपने किस तरह से सोचा कि मुझे एक कवि बनना चाहिए और किस तरह से आपने साहित्य में अपनी पहली नींव रखी? देखिए, जब 2010-11 की घटना है, जब मैं जी, 10th में पढ़ता था, डीएवी पब्लिक स्कूल रूनी सैदपुर से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। उस समय मैं कविताएं तो नहीं लिखता था, लेकिन मैंने कुछ कहानियां लिखना उसी समय से शुरू कर दिया था। कहानियां पढ़ने का मुझे बहुत शौक था और लिखने का भी। लेकिन फिर 3-4 साल के बाद जब मैं स्नातक का विद्यार्थी हो गया था, तो अब ये भी देखिए एक बड़ी अजूबा बात है कि मैं केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हूँ मैंने, और हिंदी की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। और धीरे-धीरे 2015-16 से मैं, आप कहिए कि प्रोफेशनल कविता के मंचों पर भी आ गया था, और बहुत अपने से बड़े लोगों को कविताएँ पढ़ते देखकर मुझे भी ये लगता था कि मुझे भी कविता लिखनी चाहिए। लेकिन घर वाले थोड़ा-सा इसके विरोध में थे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि पहले ये कहीं सेट हो जाए, पहले इसको कोई नौकरी हो जाए, उसके बाद ये इस लाइन में आए। तो सबसे पहली बार 2017 की मैं बात आपको बताता हूँ, उस समय जब मैं बीएड कर रहा था, तो मैंने पहली कविता लिखी। उस कविता का शीर्षक था नेताजी की कुर्सी चोरी हो गई, और वो एक हास्य कविता थी। और उसी कविता पे मुझे गाजियाबाद दिल्ली की एक संस्था प्रयास के द्वारा उस साल का सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि का पुरस्कार भी मिला, और उसके साथ उन्होंने कुछ राशि भी मेरे घर पर चेक के माध्यम से भेज दी। फिर मेरे परिवार वालों को लगा कि नहीं, लड़का कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, इससे पैसे भी आ सकते हैं। और फिर उन लोगों ने मेरा इसमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए जब मैं शिक्षक बन गया, डीएवी स्कूल से ही मेरे शिक्षण की शुरुआत हुई। जिस स्कूल से मैंने 10th पास किया, और फिर कुछ सालों के बाद मैं सरकारी सेवा में आ गया। तो अब मैं कविता और शिक्षा दोनों को साथ-साथ लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आप कक्षा 8वीं से आप लिख रहे हैं, तो जब आपने पहली अपनी कहानियाँ लिखी, तो आपने किसे सुनाया था वो कहानी और उस टाइम प्रोत्साहन कैसा मिला था आपको? देखिए, जब मैं 10वीं से कहानी लिखता था, तो मैं कहानी अपने दोस्तों को सुनाता था। तो मेरे दोस्त बहुत चाव अच्छा, लेकर कहानी सुनते थे। उस समय हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, जैसे आपने सुना होगा नागराज सुपर कमांडो ध्रुव। तो मैं कॉमिक्स पढ़ते करते मैंने जो कहानियाँ लिखी, वो भी कुछ-कुछ उसी तरह सुपर हीरोज़ वाली कहानियाँ होती थी। मैंने एक अपना सुपर हीरो भी बनाया था जिसका नाम डायनामाइट था, और उसके पास पावर था कि वो डायनामाइट लगाकर अपने दुश्मनों को उड़ा देता है। उसके शरीर से डायनामाइट निकलता है। ये मेरा कल्पना था। तो इस तरह से कहानियों में शुरुआत हो गई। लेकिन कहानी मुझे पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बहुत आगे तक मैं कहानी लिख नहीं पाया, क्योंकि
उसके बाद फिर 10वीं के बाद 12वीं में पढ़ाई-लिखाई का ज़्यादा बोझ हो गया, तो फिर धीरे-धीरे समझिए कि 2-3 साल का गैप हो गया, उस बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा। और फिर सबसे पहली बार मैं एक नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, आप उनको ज़रूर जानते होंगे, देश के बहुत बड़े कवि हैं। पहली बार मैंने उन्हीं को यूट्यूब पर सुना और उनके गीत सुने और मैं पहले ही गीत से उनका फ़ैन हो गया। तो मैं कोशिश किया कि उन्हीं की तरह गीत मैं भी लिखूँ और देखिए सौभाग्य कि मेरा पहला जो पुरस्कार था, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था गाज़ियाबाद की संस्था, वो भी उन्हीं की संस्था थी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की संस्था थी और उसमें वो नवोदित कवियों को उनके कविता के आधार पे सम्मानित करते थे। तो पहला पुरस्कार भी मुझे उन्हीं की संस्था से मिला। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उन्हीं की संस्था ने मुझे अपनी पहली कविता पर सम्मानित किया। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे मैं मुज़फ्फरपुर ही रहता था, मुज़फ्फरपुर मेरी कर्म भूमि थी। तो वहीं से मेरी काव्य यात्रा की जो है शुरुआत हुई और धीरे-धीरे मैं मंचों पर जाने लगा। तो ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के जो छात्र या छात्राएँ होती हैं, वो हिंदी में उतनी रुचि नहीं लेते हैं या फिर हिंदी उनकी कमज़ोर होती है। तो वैसे लोगों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं कि नहीं, विज्ञान के भी छात्र जो हैं वो हिंदी में रुचि रखते हैं। जी। मगर अभी जी, के जी, बिल्कुल। वर्तमान समय में देखें तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं शुरू से, तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं कैसे कविताएँ, कहानी लिखूँ? अगर लिखता भी हूँ तो मुझसे गलतियाँ बहुत होती हैं। तो वैसे जी, विद्यार्थियों जी। के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे एक बड़े कवि हुए गोपाल दास नीरज, उन्होंने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कवि जो है वो एक सौभाग्य लेकर ही जन्म लेता है। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि मैंने भी 1 से लेके 12th तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की है, फिर मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी पढ़ाया। वो भी इंटर क्लास तक के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया। लेकिन इसके साथ-साथ हिंदी में मेरा इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बना रहा। तो आपका यदि इंटरेस्ट इस लाइन में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मीडियम से पढ़े हो। आप आपकी यदि रुचि है कविता के क्षेत्र में, तो आप ज़रूर कविता लिखने का प्रयास कीजिए और कविताएँ लिखिए, आप ज़रूर सफल होंगे। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। तो जैसा कि आपने जी। बताया कि आपने साहित्य की तो यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू की, तो जब आप शिक्षक बने, जब आप पहली बार स्कूल में गए और स्कूल के आपके शिक्षक गणों को पता चला कि आप एक कवि भी हैं, तो वैसे शिक्षकों का अ, आपके प्रति कैसा भाव रहा और फिर उन्होंने देखिए कैसा रिस्पॉन्स जी, लिया? एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि स्कूल के शिक्षकों से पहले मेरे स्कूल के बच्चों को पता चल गया था कि मैं एक कवि हूँ। क्योंकि वो मुझे फ़ेसबुक वगैरह पे फ़ॉलो करने लगे थे। मैं को ये नहीं पहले बताया कि मैं कविता लिखता हूँ, चूँकि स्कूल का एक अलग माहौल होता है, लेकिन मेरे बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल गया। तो मैं कांटी में डीएवी स्कूल में पढ़ाता था, तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आप तो अलग-अलग विषयों पे कविता लिखते हैं और अभी हम लोग थर्मल पावर प्लांट है यहाँ बिजली का। तो आप कोई ऐसी कविता सुनाइए कि जिसमें ये पावर प्लांट का ज़िक्र हो। तो मैंने 4 लाइन उसी समय तत्क्षण बनाकर सुनाई 10 सेकंड में। मैं वो लाइन आपको भी सुनाता हूँ और फिर देखिएगा कि कविता में साइंस का कैसे यूज़ किया जा सकता है। और मैं आपके श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए भी लाइन सुनाता हूँ कि तुम्हें जब देखता हूँ मैं, बड़ी ही शांत दिखती हो और बड़े ऊंचे घराने की बड़ी सम्भ्रांत दिखती हो। और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से जो छू गया था कल, लगा झटका मुझे ऐसा कि पावर प्लांट दिखती हो। लगा झटका मुझे ऐसा। और इस मेरे इस 4 लाइन को सुनते ही बच्चे खिलखिलाकर हँसने लगे और फिर धीरे-धीरे मेरे बिना बताए ही मेरे साथी शिक्षकों को भी मेरे कवि होने का पता चल गया और वो लोग मुझसे कवि होने के नाते बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। कई बार जो स्टाफ रूम होता है उसका माहौल भी मैं अपनी कविताएँ सुनाकर यदि कोई टेंशन में है तो उसको खुशगवार कर देता था। तो मुझे और मेरे साथी शिक्षकों को मेरे कवि होने का स्कूल में भी फ़ायदा ही हुआ, घाटा तो नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय। गौतम जी, हमारा एक सवाल आ रहा है हमारे श्रोता की तरफ से कि पहले के जी, जी। समय में जितना पुस्तकें बिकती थी, वर्तमान समय में उतनी पुस्तकें नहीं बिक पा रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए इसका कारण एक बहुत बड़ा कारण मुझे समझ में जो आता है, वो है कि
पहले के समय में जो पाठक थे वो अपने कवियों से पुस्तकों के माध्यम से ही परिचित हो पाते थे, और कोई माध्यम तो जी था नहीं जिससे वो परिचित हो जाए। लेकिन अभी का जो पाठक है या जो श्रोता है, वो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के तमाम जो हैंडल्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस पर जो है अपने कवियों की रचनाएं सुनता रहता है, और जो भी कवि अपनी रचनाएं लिखते हैं उसको वो फेसबुक पर भी डालते हैं। तो हमारे पाठक जो है उस फेसबुक के उनके पेज से ही उनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं और वहीं से आनंदित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो पुस्तक आता है उसके प्रति उनको उतना मोह नहीं रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कवि जितनी रचनाएं लिख चुका है, ये सारी रचनाएं या तो ये कवि सम्मेलन में सुना चुका है या इसके फेसबुक पेज पर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि किताबों को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। सुनने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। सुनने में कई बार कुछ गलतियाँ जो होती हैं वो छुप जाती है, जबकि आप किताब पढ़िएगा तो उससे आपको शब्द ज्ञान भी होगा, जो कविता का रस, छंद, अलंकार है। कहीं-कहीं किसी भाषा या किसी शब्द पे जाके आप रुक जाइएगा, उसका अर्थ ढूँढिएगा, वो चीज़ सुनने में आपको नहीं मिलेगा। तो मैं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध ज़रूर करूँगा कि आप किताबें जो हैं वो ज़रूर पढ़िए। बिल्कुल आदरणीय। तो आप तो दिन भर बच्चों के बीच में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान में युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के बीच में रहता हूँ, और मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको अपनी गज़लें या उनको कुछ अपनी कविताएँ सुनाई, 4ठी, 5वीं, तीसरी की कक्षा के बच्चों की, और आश्चर्यजनक रूप से मुझे उनका जो प्रत्युत्तर आया, है ना? कविता पे जो उनका, आप उसको बोल सकते हैं कि जो उनका भाव था और प्रतिक्रिया जो था, वो मुझे बहुत ही शानदार लगा। जबकि वो बच्चे हिंदी के बारे में या उर्दू के बारे में उतना बहुत गहराई तक जानते भी नहीं हैं। फिर भी वो जब भी मेरी कविताएँ सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और एक मैं आपको एक घटना और बताना चाहूँगा कि एक 5वीं कक्षा की बच्ची मेरे क्लास में थी। एक एक मैं गज़ल उसको सुनाया तो वो गज़ल का अंतिम जो पंक्ति था वो थोड़ा-सा बहर से बेबहर हो रहा था। तो उस लड़की ने पूरा सुना और मुझे आके कहा कि सर, ये अंतिम पंक्ति में आप ऐसे थोड़ा-सा कर लीजिएगा, इस लाइन को बदल के ये लाइन, तो बहर भी नहीं टूटेगा और लाइन भी अच्छा हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, ये 5वीं कक्षा की बच्ची ने कहा, जो मात्र 10 या 11 साल की होगी। तो इसका मतलब ये तो है ही कि बच्चे जो हैं वो साहित्य से दूर नहीं हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें हम लोगों का भी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए कि साहित्य ऐसा रचे जो नीरस नहीं हो, है ना? क्योंकि जिसमें जो छंद होता है उसमें रस और अलंकार, है ना? और उसमें ऐसा होना चाहिए वो कि जब लोग सुने तो आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, नहीं कि उसको उसको सुन के वो बोर हो जाए। तो कवियों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यदि मार्केट में सर्वाइव करना है तो अपने आप को समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जैसे और प्रोफ़ेशन के लोग, जैसे शिक्षक में ही आप देखते हैं कि जो पहले के शिक्षक जिस तरीके से पढ़ाते थे, अब के शिक्षक उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है नए तरीके से पढ़ाने का, जिसको नवाचार भी हम लोग कहते हैं। लेकिन कवि अभी भी, कुछ सारे कवि तो नहीं, लेकिन कुछ कवि अभी भी पुराने ढर्रे पे ही लिखने का और सुनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनके हिस्से श्रोता श्रोता जो है कम आते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो बदलता वक़्त है, उसी के हिसाब से भी आप कविताएँ लिखना और कविताएँ सुनाना शुरू कीजिए, तभी आप मंचों पर भी रहोगे और अपने श्रोताओं के दिल में भी रहिएगा। नहीं तो फिर धीरे-धीरे बाहर हो जाइएगा। आप जानती हैं कि पहले एक एम्बेसडर गाड़ी था जो बहुत चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री भी चलते थे, लेकिन उसने कोई बदलाव नहीं किया। तो आज एम्बेसडर मार्केट से बाहर है, तो कवियों को भी अपनी रचनाओं में कुछ न कुछ तो बदलाव आज के ज़माने के हिसाब से करना ही होगा, अपडेट रहना पड़ेगा अभी के हिसाब से, ठीक है? तो देखिए मैं आपको 4 पंक्तियाँ और सुनाता हूँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। देखिएगा कि मैंने कविता में जो है वो किस तरह से साइंस का, यानी कि विज्ञान का जो है उपयोग हुँ, किया है। मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, देखिएगा हुँ। कि थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग क्लियर कीजिएगा, पॉज़ कीजिएगा, थोड़ा पॉज़ लेते आप बंद कर दीजिएगा इस तरह से। जी, स्वागत है तो आदरणीय। अ, जी, जी, तो मैंने आपको बताया, तो मैंने एक गीत में गणित का प्रयोग किया है। अब वो प्रयोग आपको मैं अपने श्रोताओं को भी ये गीत सुनाना चाहूँगा, फिर देखिएगा कि प्रयोग कैसा हुआ। कि अपने वृत्त की
परिधि से बाहर निकल, मैं तुम्हें ढूंढने को चला, हाँ चला, अपने वृत्त की परिधि से बाहर निकल, मैं तुम्हें ढूंढने को चला, हाँ चला। और गणित में कुछ सूत्र होते हैं, तो उस गणित के सूत्रों को प्रेम में कैसे उपयोग किया जा सकता है, देखिएगा कि सूत्र सारे जो तुमने बताए मुझे, फिर से जीवन में वैसा न पल हो सका, मैं समीकरणों में ऐसा उलझा रहा, ना तो हल हो सका ना सरल हो सका, और प्रश्न जो भी गणित के मिले थे मुझे, उसने हमको लगाया छला ही छला, अपने वृत्त की। और गणित में हम बहुत सारी रेखाओं को पढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा। अब ये रेखाएं जो है कवि कहाँ देख रहा है, आप इस पर आनंद लीजिएगा कि ऊर्ध्वाधर लंबवत और क्षैतिज पढ़ा, कैसे रेखाओं ने मुझको उलझाया था, ओ भाल सिंदूरी मैंने किया आपका, थी प्रथम रेख जो तब समझ पाया था, और आपके आंसुओं की कसम है मुझे, आपके आंसुओं की कसम है मुझे, आप रोई तो भीतर जला मैं जला, अपने वृत्त की। और इस गीत का अंतिम बंद देखिएगा, आपने पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा जरूर सुना होगा, उसका प्रयोग देखिएगा कि हम समानांतर रेख जैसे प्रिय, तुमको देखा मगर मिल न पाए कभी, सारे माली लगे पहरे पे थे वहां, अपनी बगिया के गुल खिल न पाए कभी, और रेत सा तप रहा बर्फ की शीत तुम, रेत सा तप रहा बर्फ की शीत तुमने छुआ मुझे मैं गला बस गला, अपने वृत्त की परिधि से बाहर निकल। तो इस तरह की रचनाएं मैं लिखता रहता हूँ। बहुत ही शानदार आदरणीय, और इतने बहुत सुमधुर आवाज में आपको जो मंचन कर रहे थे, बिल्कुल हम सभी एकदम घुल मिल चुके थे आपकी इस बेहतरीन रचना में। तो आदरणीय, आप बहुत बहुत इतनी धन्यवाद। अच्छी रचनाएं लिखते हैं और इतने अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, कई जगह आप सम्मानित भी हो चुके हैं, और जैसा कि हमें आपके परिचय से पता चला कि आप दूरदर्शन में भी प्रस्तुति दे चुके हैं। तो जब जी अभी आपको तक दूरदर्शन से कॉल आया कि गौतम जी आपको दूरदर्शन पे अपनी प्रस्तुति देनी है, तब आपके अंदर क्या चल रहा था, और उस टाइम की जो आपकी अंदर से जो खुशी थी, वो किस तरह की थी? जी मैं देखिए, मैं एक नाम अवश्य लेना चाहूंगा, एक हमारे मित्र हैं इंद्रजीत कुमार जी, और उनके एक मित्र हैं जो दूरदर्शन में वीडियो एडिटर है, तो वो हम लोगों की कविताएं बराबर सुनते रहते थे यदि वो अपने दोस्त के यहाँ घूमने आते थे। तो ऐसा नहीं कि दूरदर्शन से मुझे ऐसे ही कॉल आ गया, पहले उन्होंने मेरी योग्यता को देखा और फिर उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को मेरा नाम रिकमेंड किया, और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो पहले ये नहीं बताया कि आपका दूरदर्शन में काव्य पाठ होने वाला है, पहले उन्होंने कहा कि आप दूरदर्शन में एक बार आइए और हमसे मिलिए। और जब हम लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप कुछ सुनाइए। तो हम 2-3 कवि थे और हम लोगों ने अपनी रचनाएं सुनाई। तब उन्होंने जाके कहा कि गौतम जी, आपकी रचनाएं हम लोगों को अच्छी लगी है, तो हम चाहते हैं कि आपके साथ एक वीडियो जो है शूट करे। काव्य मयूरा हुँ, नाम का कार्यक्रम था, और उस समय मैं डीएवी में पढ़ाता था। तो मैं उस दिन छुट्टी लेकर स्कूल से दूरदर्शन के स्टूडियो में पहुंचा, और वहाँ एक सबसे मुश्किल बात क्या होती है कि क्योंकि हम लोग को आदत है कि हम लोग सामने यदि कोई दर्शक रहता है उसको देख कर सुनाते हैं, फिर उसकी प्रतिक्रिया आती है, उस हिसाब से हम लोग का जोश बढ़ता है। जी, लेकिन टीवी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको देखते तो लाखों लोग हैं, लेकिन आप किसी को नहीं देख पाते हैं, और आपके सामने सिर्फ एक कैमरामैन रहता है
है ना? और वो कैमरा आप पर ऐसे फ़ोकस किया रहता है जैसे भारत जो है पाकिस्तान पर अभी मिसाइल ताने हुआ था। तो डर से हालत खराब रहती है। तो पहली बार तो थोड़ी-सी मुश्किल हुई, लेकिन फिर धीरे-धीरे और सबसे बड़ी बात है कि मैंने दूरदर्शन में अभी तक जितने भी कार्यक्रम किए हैं, आप लोगों की दुआओं से, उन सभी कार्यक्रमों का संचालन भी मुझे ही मिला। तो अच्छा। जी, तो मैं आपके चैनल पे उस उन वीडियोज़ को भी अपलोड करवा दूँगा आपके दर्शकों के लिए या आपको मैं भेज दूँगा, आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा। तो अ, अब संचालन करना और फिर साथ में अपनी कविता भी पढ़ना, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है और दूरदर्शन में ये भी बिल्कुल, होता है कि आप कौन-सी कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको पहले वहाँ पर लिख के बताना पड़ता है। ये नहीं कि कभी सम्मेलन में जैसा श्रोताओं का मूड है, आप वैसी कविता पढ़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा-सा भी इधर-उधर कविता पढ़ेंगे तो फिर उनको काटना पड़ता है, फिर उस शूट को पूरा करना पड़ता है। तो लगभग 20-25 मिनट का कार्यक्रम होता है, लेकिन उसके लिए 3-4 घंटे की तैयारी और लगभग 7-8 दिन पहले से उसका पूरा प्रिपरेशन होने लगता है। तो थोड़ा-सा पहला बार थोड़ा-सा हम लोगों को चैलेंजिंग लगा था दूरदर्शन में काव्य पाठ करना, लेकिन अभी तक लगभग 6 से 7 बार मैं यहाँ दूरदर्शन में काव्य पाठ कर चुका हूँ। उसके बाद फिर अनुभव धीरे-धीरे बढ़ता गया, तो अब ज़्यादा दिक्कत काव्य पाठ करने में नहीं होती है। तो एक नया कलमकार किस तरह से दूरदर्शन तक की यात्रा कर सकता है? उसे किस-किस बातों का ध्यान देना चाहिए जिस तरह से वो दूरदर्शन में जाए और वो सिर्फ़ एक कवि नहीं, एक संचालक के रूप में भी वहाँ पे विराजमान हो सके। जैसा कि आपने बताया कि आप हर कार्यक्रम में सिर्फ़ एक कवि नहीं, एक मंच संचालक के तौर पे विराजमान रहते हैं। तो इसके बारे में जी। हमारा जी, बिल्कुल दर्शकों आप को कुछ आपके सुझाव। आपके शहर में जी, आपके शहर में दूरदर्शन का ऑफ़िस भी है। आप वहाँ घूमते हुए भी जा सकते हैं और कुछ अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा स्वभाव बात है उनका, आप उनसे मिलिए, उनको बताइए अपने बारे में, अपनी कविताएँ सुनाइए, आप जो काम करते हैं उनके बारे में बताइए और उनको प्रभावित करने की कोशिश कीजिए अपनी योग्यता से, ना कि चाटुकारिता से। तो उसके बाद फिर वह आपको ज़रूर मेरा विश्वास है कि मौका देंगे और नए लोगों को वो लोग बराबर जो है दूरदर्शन में मौका देते रहते हैं। जैसे पहली बार मैं भी गया था तो मैं भी नया ही था और अब तो मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, वहीं से फ़ोन आ जाता है कि सर आपका ये फलाने तारीख को शूट होना है या मेरे ही हिसाब से कई बार वो लोग डेट रख लेते हैं। तो इसमें ये है कि आपकी कहीं भी आपकी योग्यता ही अंत में काम आएगी। तो पहले अपने आप को योग्य बनाइए और आप अब मैं आपकी बात करूँ तो आप तो बहुत ही अच्छा मंच संचालन करती है, मैं बराबर आपको देखता रहता हूँ। ये तो मैं बहुत ये ही अच्छी चाहूँगा कि बात आप बताई आपने कि आप सबसे पहले एक आप इंसान को उस योग्य बनना चाहिए जो उसको जी, जी, चाहिए होता है। बिल्कुल। लेकिन अभी के वर्तमान और समय में देखें क्योंकि मंचों का बहुत भीड़ हो चुका है, हर चा इंसान चाहता है कि मैं मंच पे जाके बोलूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप विभिन्न राज्यों में भी जाके काव्य पाठ किए हैं, तो आपको जी, ऐसा लगता अ, नहीं है कि आज के युवा या आज के जितने भी साहित्यकार हैं, वो सीखने से ज़्यादा मंच पे प्रस्तुति देने के लिए ललाक होता है जी, उनके अंदर? बिल्कुल। यही मुझे सही पूछिए तो निजी तौर पे ये बात सबसे बुरी लगती है कि अभी कोई भी एक भी कविता या एक भी मुक्तक या गज़ल लिख लेता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि मैं इसको मंच पे जाके प्रस्तुत करूँ। लेकिन मंच पे जाने बिल्कुल, के लिए अभी मैं आपको बताऊँ मैं कम से कम 100 से 150 गीत लिख चुका हूँ। लगभग 100 मुक्तक, 100 से सवा 100 छंद और मैं लगभग 50 से 60 गज़ल भी मैंने लिखा है। ये 3 से 4 साल की मेरी कमाई है, लेकिन मैं आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी किसी कवि को ये नहीं कहा कि आप मुझे मंच पे बुलाइए। मेरे साथ ये भी एक अच्छी चीज़ रही कि मेरी कविताएँ या मेरी वीडियो देखकर ही कहीं बाहर से उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से जो भी आयोजक उन्होंने फ़ोन किया कि गौतम जी आप अच्छा पढ़ते हैं, हम एक बार आपको बुलाना चाहते हैं। तो आप लिखते रहिए अच्छा और कभी न कभी आपकी यदि योग्यता है तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। मैं हमारे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना उन्होंने एक बार किसी कवि के पोस्ट पर ये लिखा था तो मुझे वो बात अभी तक याद है कि गुलाब की खुशबू को कोई रोक नहीं सकता, है ना? आप उसे कितना भी ढक के रखिएगा, झाँप के रखिएगा, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि बड़े लोग हमें मंच पे नहीं जाने देते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर वो ब्राइटनेस रहेगा, वो योग्यता रहेगी, आपकी कविताओं में वो धार रहेगा, तो आप ज़रूर प्रसिद्ध भी हो जाइएगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि प्रसिद्ध होने से पहले अपने आप को सिद्ध ज़रूर करिए, है ना? पहली चीज़ तो सिद्धि है, बिल्कुल। तो उसके बाद प्रसिद्धि जो है वो मिल ही जाएगी। जी, बिल्कुल, एक मंच की गरिमा तो बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब एक कवि सम्मेलन होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे श्रोता होते हैं, कवि से भी ज़्यादा क्योंकि एक बिल्कुल, कवि को ऊर्जा बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। मिलती है? श्रोताओं से मिलती है।
तो बिल्कुल, मगर बिल्कुल। जो नवोदित कवि हैं, जिनको अभी पढ़ने में या लिखने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनके लिए हमें कार्यशाला लगानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं इसके पूरे पक्ष में हूँ और मैं जहाँ तक अपनी बात आपको बताता हूँ कि मैं मुज़फ्फरपुर में भी था, तो हम लोगों ने एक संस्था बनाई थी लफ्ज़ों की गुस्ताखी। वो संस्था अभी भी है, लेकिन अभी वो उस रूप में काम नहीं कर रही है क्योंकि उसके जितने भी सदस्य थे, सब अलग-अलग जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं। तो उस संस्था के माध्यम से हमने 2-3 बार क्लासेस भी चलाई थी, जिसमें मैं खुद कविता का व्याकरण जो है वो समझाता था, जो नए लोग थे। और हमने अभी तक 3 से 4 बार ऐसा कवि सम्मेलन भी किया है, जिसमें पूरे बिहार से मैंने लगभग 40 से 50 नए कवियों को मैं बिना उनकी कविता को पढ़े, देखे, सुने, समझे, बस उन्होंने कहा कि भैया मैं लिखता हूँ, और मैंने उनको बुलाया। मैं रूनी सैदपुर में भी मैंने 2 कार्यक्रम इस तरह का किया है, बड़ा कार्यक्रम। और उनके सामने दर्शक भी, ऐसा नहीं था कि नए कवि तो उनके सामने कोई दर्शक नहीं, दर्शक भी उनके सामने भरपूर थे। और ऐसे 40-50 कवियों का मैं काव्य पाठ करा चुका हूँ, लेकिन उसमें से मुझे कुछ ही कवि, 4 या 5 ही कवि ऐसे मिले जो मंच पर जाने के अलावा कविता भी सीखने के इच्छुक लगे। और उसमें से कुछ नाम मैं आपको लेना चाहता हूँ, आप उन्हें सर्च कीजिएगा। जैसे एक पटना के कवि हैं अनिकेत पाठक, वो भी बहुत अच्छा कविता लिखते हैं, अभी वो व्यंग्य भी बहुत अच्छा लिखते हैं और ओज की कविताएँ भी बहुत अच्छा लिखती है। मेरी एक छोटी बहन है अभिलाषा मिश्रा, वो शिवहर से है। आप कभी उनकी कविताएँ पढ़िए, अभी वो उड़ीसा में रहती है, तो थोड़ा काव्य मंचों से दूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो काव्य मंचों से दूर है, उनकी कविताएँ उस तरह की नहीं है। तो उनसे मैं पहली बार मुज़फ्फरपुर में मिला था, अभिलाषा मिश्रा जी से, और आज उनकी कविताएँ या उनके छंद या गीत देखकर मैं खुद आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। मैं सही पूछिए तो मुझसे भी अच्छा गीत या छंद जो है लिखती है। मुझे सच सच में कई बार उनसे जलन भी होने लगता है कि यार, मतलब ये मेरे से जूनियर है और इतना अच्छा कैसे लिख रही है ना? लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो उनको कोई जी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग किसी को बोलते हैं कि आप मुझे मंच पे बुलाइए। उनको हम लोग विनती करके बुलाते हैं कि नहीं, नहीं आप आइए, आप आइए। तो पहली बार या दूसरी बार तो मान लीजिए कि आप पहुँच जाएँगे मंच पे, लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे आप कविता लिखने में या अपने प्रस्तुतिकरण में थोड़ा मेहनत करेंगे, तो आप आगे की तरफ बढ़ते जाएँगे। तो गौतम जी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होते हैं। तो आपके साहित्यिक जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, साहित्यिक जीवन में तो मैं ऐसा नहीं है कि मैंने तो पहले आपको बताया था कि मैंने कवि विष्णु सक्सेना को सुनकर, उनको यूट्यूब पर सुन के कविता लिखना शुरू किया, तो पहला प्रेरणा स्रोत मैं उन्हीं को मानूँगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो भी कविताएँ लिखता हूँ, मैं अपने पिता को ज़रूर सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कविताएँ मैं अपने पिता के सामने पढ़ सकता हूँ, वही कविताएँ मैं अपने श्रोताओं के सामने भी पढ़ सकता हूँ। क्योंकि कविता ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ते समय आपको शर्म नहीं लगे। और जब वो बोल देते हैं कि नहीं, नहीं कविता अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये कविता मेरी हिट हो जाएगी। तो मेरे प्रेरणा स्रोत जो है कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मेरे पिता ही हैं। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय और बहुत ही हमने खास बातचीत की, कई आपकी रचनाएँ भी सुनी। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की, जो लगातार आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके बातों का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपका आदेश हो तो मैं एक गीत में ही उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। एक बिल्कुल, 2 मिनट बिल्कुल का आदरणीय, हम चाहेंगे कि आप 2-3 मिनट गीत का भी गीत है सुनाएँ और हमारे कि श्रोताओं और युवाओं को जी, प्रोत्साहित भी जी, करें। बिल्कुल। तो मैं गीत पढ़ता हूँ कि गीतों में क्या लिखना चाहिए, और आप यदि जी, कोई नए लड़के जो कविता लिख रहे हैं, काव्य से जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये संदेश है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऐसे लोग भी हम लोगों को देखेंगे जो कविता से या साहित्य से जुड़े हुए हैं। कम ही लोग ऐसे होंगे जो बाहरी क्षेत्र के हैं, वो देखेंगे। तो उन सब लोगों के लिए मैं एक संदेश एक गीत के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा, इस गीत को मैंने एलआईसी इंडिया जो मुज़फ्फरपुर का डिवीज़न है, वहाँ हिंदी दिवस के अवसर पे पढ़ा था, तो वहाँ मुझे बहुत सम्मान मिला था इस गीत को। वही गीत मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा कि गीतों में क्या लिखना चाहिए। कि गीतों में श्रृंगार लिखूंगा, मैं ऐसा हर बार लिखूंगा। गीतों में श्रृंगार लिखूंगा, मैं ऐसा हर बार लिखूंगा। तुम लिखना युद्धों की भाषा, मैं तो केवल प्यार लिखूंगा। गीतों में श्रृंगार लिखूंगा। और मुझसे किसी ने पूछा क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो देश के लिए मर मिटे, उनको क्या करना चाहते, क्योंकि वो तो श्रृंगार को उतना पसंद नहीं करते थे। तो मैं, आप सुनिएगा मेरा ये भाव कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु
मुझको भी प्यारे लगते हैं, जो शहीद हो गए वो नायक, मुझको ध्रुव तारे लगते हैं। पर जो प्रेम न होता उनमें, देश प्रेम फिर आता कैसे? अरे दरिया प्रेम से मीठा लगता, पर सागर खारे लगते हैं। तो फांसी का फंदा तुम लिखना, और उसी फंदे को, कि फांसी का फंदा तुम लिखना, मैं गर्दन का हार लिखूंगा, गीतों में श्रृंगार लिखूंगा, मैं ऐसा हर बार लिखूंगा। और मुझसे किसी ने कहा कि भगवान राम ने भी तो रावण से युद्ध किया है, तो वो क्या था? तो मैंने जवाब दिया कि प्रेम नहीं करते गर राघव, रावण से लड़ते वो कैसे? और सीता जी की खोज में लंका, में पाँव को धरते कैसे? हारी रानी शीस कटाकर, जो न भेजती युद्ध भूमि में, कहो चुड़ावत समर भूमि में, दुश्मन से फिर लड़ते कैसे? तो आप हारी रानी की कहानी पढ़िएगा, या जो लोग जानते होंगे, ये पता है उनको कि हारी रानी एक थी जिन्होंने अपना शीश काटकर अपने पति को इसलिए भेज दिया था क्योंकि उनका पति युद्ध लड़ने से विचलित महसूस हो रहा था, और फिर उसने ऐसा सैन्य प्रदर्शन किया कि दुश्मन के सेना के दांत खट्टे कर दिए, तो वो भी प्रेमी था। तो दुश्मन से फिर लड़ते कैसे? तो मैं उस रानी के यौवन के संग संग तलवार लिखूंगा, गीतों में श्रृंगार लिखूंगा। और गीत का अंतिम बंद देखिएगा कि युद्ध से मसले हल हो जाते, दुनिया में बस युद्ध ही होता। अभी आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, लेकिन जो मसला था वो फिर बैठ के बातचीत करने से ही हल हुआ है ना? बात करने से ही, जब पाकिस्तान ने विनती की कि भाई अब छोड़ दो, तब भारत ने रोका है। तो युद्ध से तो पूरा मसला हल नहीं होता है, कि युद्ध से मसले हल हो जाते, दुनिया में बस युद्ध ही होता, प्रेम नहीं करता कोई भी, दुनिया में सब क्रुद्ध ही होता। पर इतना सच मैं भी मानूं, युद्ध जरूरत है कुछ पल की, दुश्मन प्यार से माने गर तो, युद्ध न होता बुद्ध ही होता। तो तुम रक्त से तलवार लिखो, और मैं गंगा की धार लिखूंगा, गीतों में श्रृंगार लिखूंगा, मैं ऐसा हर बार लिखूंगा। तुम लिखना युद्धों की भाषा, मैं तो केवल प्यार लिखूंगा, गीतों में श्रृंगार लिखूंगा। तो जीवन का जो उद्देश्य है, ये प्रेम ही है, शांति है। कोई भी जो युद्ध होता है, उसका भी परिणति अंत में ये होता है कि हमको शांति स्थापित करना है। तो यदि शांति युद्ध से पहले ही स्थापित कर ले, अपने जीवन में प्रेम लाए, तो हम लोगों को युद्धों का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके जो भी दर्शक और श्रोता मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी कविता के माध्यम से उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब भी आपस में प्रेम कीजिए, एक दूसरे से नफरतों को मिटाइए, क्योंकि प्रेम से ही दुनिया चल रही है, प्रेम से ये दुनिया रहेगी, नफरत से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आपस में हमेशा प्रेम कीजिए, और मिलजुल कर इस देश में भी आप अच्छे से रहिए, भाईचारा का माहौल बनाए रखिए, ताकि हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़े। एक साहित्यकार के तौर बहुत पे बहुत मेरी यही इच्छा धन्यवाद। है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। आपने बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं से साझा किया, बहुत सारे युवाओं को आपने प्रोत्साहित किया और कैसे वो साहित्य में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम श्रोता सुन बहुत रहे बहुत थे आपका भी सीतामढ़ी से एक बेहतरीन और स्थापित कवि गौतम जी को, जिन्होंने अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा किया है। उम्मीद है उनकी हर एक अनुभव आप सभी की साहित्यिक यात्रा में बहुत ही मददगार होगी, और उनकी हर एक बातों को सुनते हुए, उनकी हर बातों का समर्थन करते हुए आप अपना साहित्यिक यात्रा को यूं ही जारी रखिएगा और कुछ अहम भूमिका निभाइएगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के बहुत साथ मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूंगी अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ, उनके साहित्यिक यात्रा के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत